नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा। आज हम बात करेंगे अडीनियम, जिसे डेजर्ट रोज भी कहते हैं। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान या ऐसी जगह जहाँ पे पानी कम होता है। रोज गुलाब तो ऐसा पौधा जो कि रेगिस्तान में या डेजर्ट में उगता है और जो देखने में काफी हद तक गुलाब से मिलता जुलता है। तो अगर हम इस पौधे की देखभाल, केयर या किस तरह इस पौधे को हम ऐसी केयर दें कि ये अच्छे फूल दे सके। ज्यादातर लोग इसे बॉन्साई बनाना भी पसंद करते हैं, तो हर चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस पौधे को थोड़ी समझने की जरूरत है कि इसका नाम काफी हद तक आपको इसके बारे में बता देता है, डेजर्ट रोज, जिससे कि काफी हद तक हमें ये समझ में आता है कि ये ऐसी मिट्टी में या ऐसी जगह उगता है जहाँ पे पानी कम है और गर्मी और सूरज की तपिश और वार्म क्लाइमेट ज्यादा है। तो अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ ये कंडीशंस आप मैच कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इसकी सॉइल, जो पॉटिंग मिक्स आप रेडी करते हैं, वो एक नॉर्मल जो हम गार्डनिंग करते हैं उससे इसकी पॉटिंग मिक्स आप थोड़ी अलग करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसे पानी, मॉइस्चर बहुत कम पसंद है। तो अगर हम नॉर्मल मिट्टी की तरह इसकी पॉटिंग मिक्स रेडी कर देंगे तो डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे पत्ते गिरने शुरू हो जाएंगे। प्लांट का जो मेन ये पार्ट होता है नीचे का, जिसे कॉडेक्स कहते हैं, इस बल्बी पार्ट देखने में जो काफी थिक सा होता है, जिसमें इस प्लांट की ब्यूटी लोग कहते हैं कि होती है, तो वहां से ये गलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से वहां फंगस ग्रोथ शुरू हो जाएगी और वो गलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे पौधा मर जाएगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि इसकी मिट्टी या पॉटिंग मिक्स कैसी तैयार करें। तो इसमें 5 चीजों का मिक्सचर जो मैं अपने एडीनियम्स की केयर के लिए लेती हूँ। सबसे पहले आती है उसमें बात गार्डन सॉइल, जहां भी आप रहते हैं वहां की सॉइल, कॉम्पोस्ट, कोकोपीट, परलाइट, सफेद कलर के दाने होते हैं, परलाइट, और बालू, रेत या सैंड। कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमारे यहाँ पे रिवर सैंड नहीं मिलती है, तो मुझे अडीनियम उगाने का शौक है, पर मुझे लगता है कि विदाउट सैंड मैं प्रिपेयर करती हूँ पॉटिंग मिक्स तो मेरे प्लांट्स अच्छे नहीं चलेंगे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन सैंड, कंस्ट्रक्शन साइट की जो सैंड होती है, आप वो ले लीजिए। उसे कोशिश कीजिए 4 या 5 बार अच्छे पानी से धो लें, एक बार धूप में अच्छे से सुखा लें, फिर दूसरे दिन ये प्रोसेस रिपीट करें। तो उसमें जो भी आपका केमिकल या सीमेंट या उसके जो भी अंश होंगे वो अच्छे से पानी में वॉश आउट हो जाएंगे, और ये वाली जो सैंड आपके पास बचती है धूप में सुखाने के बाद, आप उसे पॉटिंग मिक्स में यूज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हमने पॉटिंग मिक्स तैयार कर ली, पॉट कैसा रहना चाहिए। जनरली हम दूसरी जो भी गार्डनिंग करते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि बड़ा पॉट हो, क्योंकि अच्छी उसकी जड़ें फैलें तो पौधा अच्छा चलेगा। इसी के ऑपोजिट अडीनियम एक ऐसा पौधा है जिसे जितनी कम पॉट का साइज में आप ग्रो करेंगे उतना हेल्दी आपका प्लांट होगा। अब आप देख सकते हैं इतना मोटा इसकी कॉडेक्स हो गई है, पर प्लांट, इसके पॉट का साइज करीब 6 से 8 इंच है। इसमें भी काफी हद तक, मतलब इसे रूट बाउंड कह सकते हैं कि अब इसको अगर मैं चाहूं तो बड़े में ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ, पर अगर मुझे अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो मैं कोशिश करूंगी कि एक सीजन अभी ये इस पॉट में ही रहे, उसके बाद एक साइज बड़े पॉट में मैं इसे ट्रांसप्लांट कर दूंगी। तो अब बात करते हैं, जिस तरह हम दूसरे पौधों को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, क्या अडीनियम्स को भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं? जी, आप कटिंग से उसे ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये पौधा है, इसे मैंने यहाँ से कट किया, कट करके मैंने इसे दूसरे पॉटिंग मिक्स में लगा दिया, तो धीरे धीरे उसकी रूटिंग हो जाएगी और यह एक कंप्लीट प्लांट बन जाएगा। लेकिन अगर खूबसूरती की, ब्यूटिफिकेशन की बात करें तो अडीनियम की जो ब्यूटी है वो उसके कॉडेक्स में है। कॉडेक्स कहा जाता है अडीनियम का
लोअर पार्ट, ये वाला हिस्सा दिखाती हूँ। अडीनियम का जो लोअर पार्ट होता है ये इसे कॉर्डेक्स कहते हैं। तो जितना थिक अडीनियम का कॉर्डेक्स होता है उतना ये प्लांट ड्वार्फ लगता है और देखने में सुंदर लगता है। तो अगर आपने स्टेम कटिंग से प्रोपगेट करके अडीनियम को उगाना चाहते हैं या उगाया है तो ये पौधा फ्लावरिंग तो जरूर करेगा, लेकिन इसका कॉर्डेक्स इतना मोटा या बल्बी नहीं होगा कभी भी, क्योंकि इसे स्टेम कटिंग से उगाया गया है। तो अगर हमें कॉर्डेक्स थिक चाहिए या ऐसा बल्बी राउंडिश चाहिए, अच्छा ड्वार्फ लुक चाहिए, बॉन्साई लुक चाहिए अपने प्लांट में, तो हमें अपने अडीनियम्स को सीड से उगाना होगा। तो अब अगर जब हम सीड्स की बात करें तो इसके ये सीड पॉड एक्चुअली अडीनियम का नहीं है, ये मिल्कवीड प्लांट का है, पर अडीनियम का भी सीड पॉड कुछ इस तरह का ही होता है, इससे थोड़ा लंबा होता है। तो जब आपके अडीनियम्स में फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग में जब पॉलिनेशन अच्छी तरह से हो जाता है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार पॉलिनेटर्स ही पॉलिनेट कर देते हैं। अगर नहीं कर पाए तो हम भी कर सकते हैं। तो जब इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर के उसी के अंदर रहते हैं, ब्रश से हमें पॉलिनेट करना होता है। तो जब पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो कुछ दिन बाद इस तरह के सीड पॉड फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। अब जब ये सीड पॉड बन जाते हैं, कुछ आप कह सकते हैं 1.5 से 2 महीने के बाद ये थोड़े थोड़े सूखने शुरू हो जाते हैं, पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो उस समय हमें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कोई धागा या कोई प्लास्टिक कवर या जिपलॉक पैकेट इस सीड पॉड के ऊपर आप लगा दें, क्योंकि इसके जो सीड पॉड होते हैं उसमें सीड्स जो होते हैं, सीड्स के साथ छोटे छोटे फर लगे होते हैं। तो जैसे ही ये बर्स्ट करेगा वो उड़ के इधर उधर फैल जाते हैं और हम उसे कलेक्ट नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि अगर आपके अडीनियम में सीड पॉड्स आ रहे हैं और वो एक हाइट लेंथ पे आके रुक गए हैं और थोड़ा येलोइश हो रहा है या सूखने की कगार पे हैं, तो कोशिश करें कि एक थ्रेड उसकी तरफ बांध दें या एक प्लास्टिक कवर चढ़ा दें, जिससे कि इन केस ये बर्स्ट हो जाए तो आप सीड कलेक्ट कर सकें। एक चीज और अडीनियम के बारे में ध्यान रखने की जरूरत है कि जब आपने सीड कलेक्ट कर लिए तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उन सीड्स को आप पॉटिंग मिक्स में डाल दें या सो कर दें, क्योंकि जितने ताजे सीड्स होंगे, फ्रेश सीड्स होंगे, उतनी जर्मिनेशन की परसेंटेज अच्छी होगी। नहीं तो धीरे धीरे ये मॉइस्चर की वजह से, फंगस की वजह से इनमें प्रॉब्लम आ सकती है और आपकी जर्मिनेशन नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इन्हें कैसे हमें सो करना है। तो इसके जो सीड्स हैं ये इस तरह होते हैं जैसे गेहूं का दाना होता है। तो इसके ऊपर और नीचे से मैंने वो फर हटा दिए। तो इस सीड्स को, जैसा कि मैंने कहा ये फ्रेश सीड्स हैं, तो इन सीड्स को कोशिश करें कि हल्का एक दिन करीब 1 या 2 घंटे सनलाइट में रखें, तो जो भी मॉइस्चर इसमें होगा वो मॉइस्चर हट जाएगा। इसके बाद हमें क्योंकि ये पौधा थोड़ा फंगस प्रोन पौधा होता है, काफी डेलिकेट पौधा होता है, तो सीड स्टेज से ही हमें थोड़ी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। हमने क्या करना है, सैंड लिया, आपने बालू ली, इसको मैंने अच्छे से 2-3 दिन पहले धो लिया था और अच्छे से इसे धूप में भी सुखा दिया था। और इसमें मैंने फंगीसाइड, आपके पास साफ है तो वो भी चलेगा, ट्राइकोडर्मा है तो वो भी यूज कर सकते हैं, उसे अच्छे से छींटे दे दें। और अब हमने अपने जो सीड्स कलेक्ट किए हैं, सीड्स पे भी हल्की सी ट्राइकोडर्मा या साफ की एक हल्की सी कोटिंग, या तो पानी में घोल के उसमें सीड्स डुबा दीजिए थोड़ी देर के लिए, या ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए कि उसकी एक कोटिंग आपकी सीड्स के ऊपर आ जाए। जब आ गई है तो अब उन सीड्स को आप इस सैंड के ऊपर इस तरह से रख दें और थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दें। कोशिश करें कि आपने जो पानी स्प्रिंकल करना है उस पानी में भी थोड़ा सा फंगीसाइड मिला लें। अब ये बात तो हो गई हमारे सोइंग की। अब जब तक आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जर्मिनेशन नहीं हो जाती है, आपको दोबारा पानी नहीं देना है, आपको बहुत हल्के से पानी से मिस्ट करना है। 3 या 4 दिन, करीबन 15 दिन के अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे शूट्स आने शुरू हो गए हैं,
तब इन्हें आप अच्छी सनलाइट में रख सकते हैं और धीरे धीरे ये पौधा बढ़ने लग जाएगा। करीबन 2 इंच तक का जब पौधा हो जाए तो आप इसे फर्स्ट ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें, किसी चम्मच से आप उस पौधे को निकालें कि रूट्स डिस्टर्ब ना हो। अब इस पौधे की अगर बात करें तो इसे मैंने कम से कम 3 या 4 ट्रांसप्लांटिंग के प्रोसेस से गुजारा, इसको शिफ्ट किया है। इसमें क्या होता है, जितनी बार आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं कोशिश करें कि पॉट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा ना करें। मैंने क्या किया है, इसी पॉट में इसे हर तीसरे चौथे महीने में ट्रांसप्लांट किया है, जिसकी वजह से इसका कॉडेक्स ये देखिए काफी मोटा हो गया है। तो अब जब आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, जब आपका शूट करीब 2 इंच का हो गया है, तब तक वो सैंड में, बालू में उग रहा था। अब हमने जब इसे शिफ्ट करना है तो मैंने जो आपको 5 चीजें बताई हैं, उन 5 चीजों को मिक्स करके आप पॉटिंग मिक्स रेडी कीजिए और अपने अडीनियम के सैपलिंग को उसमें डाल दीजिए। कोशिश करिए कि आपका जो रूट्स का पार्ट है सिर्फ वही मिट्टी के अंदर जाए, कॉडेक्स थोड़ा बाहर ही रखें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो कॉडेक्स है उसमें मॉइस्चर इतना ज्यादा रहता है कि कई महीनों तक भी अगर आपने अपने प्लांट को पानी नहीं दिया तो भी आपका प्लांट अच्छा चलता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट काफी रहता है। और अगर हमने ओवर वाटरिंग कर दी या कॉडेक्स को काफी मिट्टी के अंदर दबा दिया तो धीरे धीरे कॉडेक्स गलना शुरू हो जाएगा। वो भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो अगर आप अडीनियम्स उगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए थोड़े थोड़े समय पे आप अपने अडीनियम्स के कॉडेक्स को दबा के देखें। अब अगर मैं इसको दबाती हूँ तो ये थोड़ा दब रहा है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब इसमें पानी ज्यादा चला गया है। हो सकता है बारिश, बैंगलोर में बारिशें बहुत हो रही हैं, ये कहीं ऐसी जगह पड़ा रहा जिसमें पानी बहुत पड़ गया तो इसका कॉडेक्स थोड़ा सड़ना शुरू हो गया। फिलहाल इसे बचाया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ दिन और ये पानी में रह जाता तो शायद मैं इसे नहीं बचा पाती। तो अब इसे कैसे बचाना है, अगर कॉडेक्स बहुत सॉफ्ट हो गया है तो कोशिश करिए कि आप देखिए कि कहाँ तक ये नरम हो गया है। तो यहाँ तक मुझे फील हो रहा है कि ये सॉफ्ट हो गया है, तो मैं वहां से उसे कट कर दूंगी। तो जब मैं उसे कट करूंगी तो कोशिश करें आप कभी भी नाइफ या सिजर्स जब भी अडीनियम के प्लांट पे अप्लाई करें तो उसे अच्छे से आपने स्टेरिलाइज करना है, चाहे अपने सैनिटाइजर्स के साथ, चाहे किसी सर्जिकल स्पिरिट के साथ, चाहे अल्कोहल के साथ। आप उसे स्टेरिलाइज या गैस पे हल्का सा छुरी या कैंची को गर्म कर लीजिए, स्टेरिलाइज कर लीजिए। अब आपने स्टेरिलाइज कर लिया, अपने प्लांट को काट दीजिए जहां तक उसकी रूट अब सॉगी हो गई है या पल्पी हो गई है। अब जो चीज आपने काटी है, नीचे जो पल्पी वाला हिस्सा था उसे आप फेंक दीजिए। बाकी जो आपके पास ऊपर की स्टेम बच गई है उसमें हल्का सा फंगीसाइड लगा के उसे 1 या 2 दिन के लिए बिना पॉटिंग मिक्स में डाले सूखने दें। उससे क्या होगा, एक पतली सी लेयर वहां पे आ जाएगी जहां पे हमने कट किया है, तो हीलिंग हो जाएगी और हमारा प्लांट रेडी हो जाएगा दोबारा ट्रांसप्लांटिंग के लिए। अब बात करते हैं कि अगर एक नॉर्मल सीड से हम ग्रो कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो क्या इसका कॉडेक्स इतना मोटा होगा। और कई लोगों ने क्वेश्चन किया है कि हमारे प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं आती है ज्यादा, या ये लंबा बढ़ता चला जा रहा है, देखने में इतना खूबसूरत नहीं लगता। तो इस एक बहुत जनरल सी चीज आपको दिमाग में हमेशा रखनी है कि ये एक ऑर्डिनरी पौधा है, जैसे हम दूसरे पौधों की ट्रिमिंग प्रूनिंग करते रहते हैं, इसे भी अगर हम रेगुलर ट्रिमिंग करते रहेंगे। अब आप ये देखिए, मेरा ये पौधा है, अगर आप काउंट कर सकें तो 1 2 3 6 12, इसमें 12 स्टेम्स आ रही हैं। तो जब ये 12 स्टेम्स आएंगी तो वो 12 की 12 गुच्छे फूलों के आएंगे। तो जब फूल आएंगे इसमें तो ये बिल्कुल फूलों से लदा हुआ दिखता है, ठीक है। तो हम जितनी बार इसकी फ्लावरिंग होने के बाद इसे काटेंगे तो उस जगह से ब्रांचेस, मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा और घना होगा। तो इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना है। तो अब हमारे पौधे को हमने फ्लावरिंग के लिए रेडी कर लिया। अब बात होती है न्यूट्रिशन की, हमें न्यूट्रिशन क्या देना है।
तो अगर आपने रेगुलर प्रूनिंग की है तो देखने में भी आपका पौधा अच्छा रहेगा। और अगर आपने न्यूट्रिशन अच्छा दिया है तो न्यूट्रिशन क्या देना है, आप जनरली जो आपने पॉटिंग मिक्स डाली है शुरुआत में उतनी बस है। महीने में एक बार आप कंपोस्ट दे सकते हैं, लिक्विड कंपोस्ट टी दे सकते हैं। जब इसका फ्लावरिंग सीजन आए तब आप इसे रॉक फॉस्फेट दे सकते हैं, बनाना पील एंजाइम दे सकते हैं। जो लोग बोन मील यूज करते हैं बोन मील यूज कर सकते हैं, या फिर आप डीएपी भी बहुत लोग यूज करते हैं फ्लावरिंग के लिए, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादातर बनाना पील एंजाइम यूज करती हूँ, उससे काफी अच्छा इफेक्ट आता है। या रॉक फॉस्फेट कभी 3-4 महीने में आधा चम्मच दे देती हूँ। जनरली कॉम्पोस्ट टी या बायो एंजाइम का स्प्रे इसमें करना पसंद करती हूँ। एक चीज और, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको चाहिए कि इसका कॉर्डेक्स और मोटा हो और अच्छा दिखे, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी चीज इसमें की जाती है कि आप इस पौधे को मिट्टी से निकाल लें, अच्छे से झाड़ लें कि सारी मिट्टी निकल गई, और इसे इस तरह उल्टा करके धागे से या रस्सी से हल्के हाथों से बांध के लटका दें ऐसी जगह पे जहां पे बारिश का पानी इसके ऊपर ना पड़े। इस तरह आप इसे करीबन 10 से 15 दिन तक रख सकते हैं। जब आपने इसे ऐसे रखा तो क्या होता है, ये पौधा आप कह सकते हैं काफी स्मार्ट पौधा है। तो जब ये 15 दिन वाटर स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि उस टाइम ना हमने इसे पानी दिया ना खाना दिया, तो जब 15-20 दिन बाद इसे पॉटिंग मिक्स में डालते हैं तो इस पौधे के आप कह सकते हैं इतनी अलर्टनेस रहती है कि इससे लगता है कि दोबारा अगर वैसा स्ट्रेस आ गया उसकी लाइफ में जिसमें उसे पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, तो वो क्या करता है, इमीडिएटली ये पौधा ज्यादा रूट्स प्रोड्यूस करने लग जाता है और अपने कॉर्डेक्स को बहुत मोटा कर लेता है, जिससे कि मैक्सिमम एनर्जी वो स्टोर कर सके और फर्दर स्ट्रेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रख सके। तो कई कमर्शियली जो आप मार्केट में देखेंगे इतने मोटे मोटे कॉर्डेक्स आपको दिखते हैं, तो उन्हें मल्टीपल टाइम्स ये स्ट्रेस दिया जाता है पौधे को, टू मेक योर प्लांट लुक मोर बल्कि और द कॉर्डेक्स टू मेक मोर थिकर, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डोमेंसी की। डोमेंसी एक ऐसा पीरियड होता है, हर प्लांट की लाइफ में वो पीरियड आता है। वो एक ऐसा फेज है जिसमें हमारा पौधा कुछ आराम करना पसंद करता है, क्योंकि उस फेज में वो ना ज्यादा पत्तियां ग्रो करता है, ना उसकी फ्लावरिंग होती है ज्यादा, ना उसके सीड फॉर्मेशन होते हैं। बेसिकली इट्स अ रेस्टिंग पीरियड फॉर अ प्लांट। तो अगर हमारा प्लांट डोमेंट सीजन में है या डोमेंट फेज से गुजर रहा है, डेफिनेटली इट्स इन अ रेस्टिंग फेज। तो अगर वो रेस्ट कर रहा है तो उस टाइम उसे ना तो न्यूट्रिशन की जरूरत है, ना तो उसे ज्यादा पानी की जरूरत है, ना उसे रीपॉटिंग की जरूरत है। तो कोशिश कीजिए कि अपने पौधे को ऑब्जर्व करें, आपको समझ आ जाएगा कि आपका पौधा डोमेंसी में जा रहा है। तो हो सकता है अब डोमेंसी में ये पौधा कब जाता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, ये डेजर्ट रोज प्लांट है, मतलब गर्मियों के मौसम में जब अच्छी धूप होगी तो ये पौधा अच्छा चलेगा, इसकी फ्लावरिंग अच्छी होगी, इसकी फोलिएज अच्छी होगी, तो दैट इज नॉट द डोमेंसी पीरियड। तो बारिशों का मौसम या बहुत ठंड का मौसम हमेशा इस पौधे को स्ट्रेस में लेके आता है, क्योंकि ये गर्मी का पौधा है। तो जब भी विंटर्स हो, एक्सट्रीम विंटर्स हो या एक्सट्रीम आप कह सकते हैं रेनी सीजन हो, तो ये पौधा अपने लीव्स शेड करने शुरू कर देता है, येलो होने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं लीव्स। तो उस कंडीशन को इसको समझ में आता है कि अगर इतनी सारी पत्तियों को और ये सब को इसको ध्यान रखना होगा तो ये पौधा सरवाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसके पास जितनी एनर्जी है सर्दियों में उसको संभाल के रखना है, तो ये एक्स्ट्रा लीव्स को शेड कर देता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप ये सारी चीजें देखें कि ऐसे मौसम में जो सीजन इसके लिए सूटेबल नहीं है, उस टाइम ये लीव शेड कर रहा है, तो आप प्लांट को सपोर्ट करें, उसके ऊपर उस टाइम दवाई या फर्टिलाइजर स्प्रे करना ना शुरू करें, तो उससे प्लांट और स्ट्रेस में आ जाता है और हम अपना प्लांट खो देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि येलोइंग लीव्स देख के हम इतना घबरा जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा पौधा खराब हो रहा है, और हम उस पर काफी सारी चीजों का एप्लीकेशन कर देते हैं, जिससे कि पौधा ना चाहते हुए भी
मर जाता है। तो डोमेंसी पीरियड में कोशिश करें कि प्लांट को ना छेड़ें, उसे ऐसी जगह पे रख दें जहां पे उसे ना ज्यादा धूप, ना ज्यादा पानी, ना ज्यादा फर्टिलाइजर कुछ देने की जरूरत नहीं है। जब उसका सीजन आएगा, ठंड कम होगी या बारिशें कम होंगी, वो अपने आप नए शूट्स निकालेगा और अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो उस चीज का हमें वेट करना है, और जब इसकी फ्लावरिंग होगी उस टाइम कोशिश करें कि इसके साथ आसपास दूसरे फ्लावर्स भी रखें, अच्छे जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करें। तो जो सीड पॉड्स आपके जो फ्लावर्स आएंगे उसे पॉलिनेट करें और अच्छे आपके सीड पॉड रेडी हो। इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, जितनी बार भी आप इसकी कटिंग करेंगे, जो मैंने बताया आपको कटिंग करेंगे, तो हर बार कटिंग के बाद इसमें आपने फंगीसाइड जरूर लगाना है, जितनी भी कटिंग्स हैं। तो उससे क्या होगा, इस पौधे को एक, जैसा कि मैंने कहा, इसे फंगस प्रोन प्लांट है, बहुत जल्दी देखने में हेल्दी मोटा दिखता है पर काफी डेलिकेट प्लांट है। तो फंगल अटैक से जनरली इस पौधे को परेशानी हो सकती है और ये मर सकता है। तो कोशिश करें, इसके अलावा इस पौधे को कोई पेस्ट अटैक या कोई दूसरी तरह की बीमारी नहीं आती है। सिर्फ आपने पानी को कंट्रोल करना है, जिसमें आपने पॉटिंग मिक्स अपनी अच्छी रेडी करनी है, और आपने स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो भी आप यूज करते हैं इनको कटिंग करने के लिए, उसे कर सकते हैं। प्लस फंगीसाइड्स का रेगुलर स्प्रे कीजिए इनके ऊपर, और जब भी आपको लगे कि आपका पौधा मरने लगा है या पल्पी हो रहा है, उसे कटिंग करके उस गलते हुए पार्ट को हटा दीजिए। अब इस पौधे से बॉन्साई कैसे रेडी करते हैं, उसके लिए क्या प्रिपरेशंस करते हैं, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आशा करती हूँ अभी तक जो भी प्रश्न या क्वेश्चंस मेरे पास आए थे एडीनियम से रिलेटेड, उन सबको मैंने कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। इसके अलावा भी अगर कुछ छूट गया हो तो इसकी ग्राफ्टिंग की भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो अगर ऐसा कुछ छूट गया है तो कोशिश करूंगी कि उसे अगली वीडियो में कवर करूं। प्लीज कमेंट कीजिए अगर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं देने में सक्षम रही हूं। धन्यवाद।